बारी है हमारे दूसरे पैनल की। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, मैं चाहूंगी जी भारत के एडिटर संतोष कुमार जी एक बार मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर वो दीपक हैं जो हर जीवन को अंधेरे से उजाले में लाते हैं। आपके स्पर्श में विश्वास है, आपके शब्दों में राहत है। दवा के साथ साथ आपकी मुस्कान और सहारा मरीजों को ठीक करता है, हमें उम्मीद देता है कि हम जी पाएंगे और सही हो पाएंगे। गंभीर से गंभीर बीमारियों के साथ हम आप पर विश्वास करते हैं और इसीलिए डॉक्टर्स डे के मौके पर आज हम इन्हें सम्मानित कर रखे हैं। ये एक छोटा सा सम्मान ज़रूर है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जिस सम्मान के ये हकदार हैं, उस सम्मान को आज हम उन्हें दें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 5 पैनल के ग्रुप के साथ। आप सभी एक एक कर बताएं अपनी स्पेशलिटी के बारे में, ताकि जनता ये समझ सके कि आखिर किस चीज़ में आप लोग पारंगत हैं और कैसे आप लोग दुनिया और जनता की जान बचाते हैं। सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। तो मेरा नाम है डॉक्टर गीत बाजपेयी एंड आई एम ए नेफ्रोलॉजिस्ट। सो नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है किडनी रोग विशेषज्ञ। किडनी हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टरिंग ऑर्गन होता है जो कि हमारे खून को साफ करता है, हम और भी कई तरह के सिंथेटिक फंक्शन करता है। मास्टर ऑर्गन होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। तो किडनी की जो भी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हमें नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली मैं मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में कार्यरत हूँ दिल्ली में, और वहीं पे ही प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ और यूनिट को हेड कर रहा हूँ नेफ्रोलॉजी का। सर, सुना होगा कि अंत में किडनी ही साथ छोड़ने लगती है और उस समय हम लोग का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। किडनीज जैसा आपने बताया कि हमारी बहुत छोटी ऑर्गेन है, लेस देन 1 ग्राम ऑफ दी, मतलब 1% ऑफ दी बॉडी वेट हमारे किडनीज हैं दोनों मिला के। फिर भी 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट जाता है हमारा जो किडनीज में पर मिनट। तो इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है कि बॉडी में विचार से लेके आप कुछ भी खा पी रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, या कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या कुछ आपको किसी प्रकार की बीमारियां हैं, सब कुछ 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होके किडनीज को अफेक्ट करती हैं। इसलिए खासकर आजकल जो डायबिटीज़ या डायबिटिसिटी हो रही है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा जाता है, तो किडनीज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेक्टेड ऑर्गेन्स हैं और इसलिए उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। सर, मैं डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में डायरेक्टर हूँ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट में। तो जैसा सर ने बताया कि मैं भी नेफ्रोलॉजिस्ट, हम सभी लोग नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और समय के साथ साथ जैसे अर्बनाइजेशन हुआ वैसे वैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ी है पिछले कुछ दशकों में, और इस समय तो हम वर्ल्ड का कैपिटल हैं डायबिटीज़ में। तो किडनी डिजीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बर्डन काफ़ी बढ़ गया है। तो डॉक्टर्स डे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो दो बड़े कारण हैं, डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर, इनसे बचना ज़रूरी है, और अगर हो गए हैं तो इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है, एडिक्वेट कंट्रोल ज़रूरी है। और किडनी एक क्योंकि वाइटल ऑर्गन है, और अगर इसमें फंक्शन ख़राब हो जाते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रीट, वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव प्रिवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूर करें इसकी। बिल्कुल। सर, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार हूँ। भारत में प्रति वर्ष 3 लाख से ज़्यादा लोग किडनी फेलियर के शिकार होते हैं, और दुर्भाग्यवश 90% लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि संसाधनों की कमी है, जानकारी की कमी है। अभी भी पूरे भारत में 3000 से कम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और आए दिन किडनी जान लेती रहती है, जबकि हकीकत यह है कि अगर मरीज समय पे आ जाए तो उसके किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर आलोक कुमार, मैं उत्तराखंड में देहरादून में एक मेडिकल कॉलेज है, श्री गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज। मैं उसमें प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट हूँ नेफ्रोलॉजी विभाग का। हम नेफ्रोलॉजी के पेशेंट्स की केयर तो करते ही हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों को इस विभाग में ट्रेन करने के लिए डीएम प्रोग्राम भी चलता है।
तो हम साथ में बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन भी देते हैं जिससे कि और यंग नेफ्रोलॉजिस्ट बने। जैसे कि बाकी सब लोगों ने भी कहा कि किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं, बस मैं केवल यह ऐड करना चाहूँगा कि इसके लिए हमारी जीवन शैली उत्तरदायी है। क्योंकि हम जो ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है हमारा खान पान, जो कि आजकल आप सब जानते हैं हम लोग किस तरह का खाना खाते हैं। और दूसरा है हम लोग जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह एड्रेस कर रहे हैं ओबेसिटी, और ओबेसिटी ही इसका मुख्य कारण है। हम लोग जो गुर्दा रोग, डायबिटीज और हाइपरटेंशन देखते हैं। जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे पांचों पैनलिस्ट के लिए। और अब मैं सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप लोग भी उतना ही कोऑपरेट करें, तालियां बजाते रहें, हमारे डॉक्टर्स को सम्मानित करते रहें ताकि उनको भी हौसला मिले। डॉक्टर गीत बाजपेयी, मैं आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज की मैं बात करूं, ये क्या होता है और इसे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, आसान शब्दों में समझे तो? सो क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी किडनी की कोई भी बीमारी, चाहे उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है या फंक्शन एबनॉर्मेलिटी है। अगर हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो किडनी का साइज छोटा हो गया है, जिसको आम भाषा में कहते हैं, जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि किडनी सिकुड़ गई है। या फिर फंक्शन एबनॉर्मेलिटी, जैसे कि पेशाब में खून आ रहा है या पेशाब में झाग आ रहा है यानी प्रोटीन आ रहा है। या फिर किडनी, जैसा हमने डिस्कस किया कि किडनी एक फिल्टरिंग ऑर्गन है, तो किडनी की जब फिल्टरिंग कैपेसिटी कम होने लग जाती है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स अगर किडनी में है और ये लगभग 3 महीने से ज्यादा टाइम से मौजूद हैं, तो इसको क्रॉनिक किडनी डिसीज कहा जाता है। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, जिस चीज का जिक्र सर कर रहा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज से क्रॉनिक किडनी डिजीज किस तरीके से हो सकती है या ये कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि अभी आप लोग किडनी के साथ साथ डायबिटीज का भी जिक्र लगातार कर रहे थे। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और उससे धीरे करके हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी परेशानियां होती हैं। किडनी भी करीब करीब उसी तरह से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किडनी के छोटे स्मॉल वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए वो तीनों आंखों के भी स्मॉल वेसल्स को और पैरों के स्मॉल वेसल्स को भी अफेक्ट करते हैं, जो न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी बोली जाती है। तो ये तीनों जो ट्रायोपैथीज होती हैं, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी, ये जो हमारी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं बाय डिपोजिशन ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। और पैथोलॉजिकली किडनी में एक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस नाम की चीज़ होती है जिसे डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और धीरे धीरे करके किडनी फंक्शन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर गीत ने, तो किडनी फंक्शन अफेक्ट करने लगती है, इनिशिएटेड बाय प्रोटीनूरिया, देन गोइंग फॉरवर्ड टू डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बिकॉज किडनीज का जो नेफ्रॉन्स होती है यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, तो अगर धीरे धीरे करके ज़्यादातर नेफ्रॉन्स अफेक्ट होते हैं तो फिर किडनी ओवरऑल अफेक्टेड होती है। तो बेसिक, और साथ में एसोसिएटेड रेटिनोपैथीज, इसलिए आईज में चेंजेस आने लगते हैं, पैरों में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होता है डायबिटीज का, कैसे अफेक्शन होता है। अनिल भट्ट जी, क्योंकि सीकेडी जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, उस मरीजों में डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन जो है वो कितनी ज्यादा आम बात है? देखिए, इस समय क्रॉनिक किडनी डिजीज का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है, तो इसलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी या न्यूरोपैथी जिसको आप बोलते हैं, पैरों में जैसे जलन होना, सुन्नपन होना, तो ये काफ़ी कॉमन है। डायबिटीज़ में ये मानिए कि 20 से लगभग 50% लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे किडनी डिजीज़ आगे बढ़ती है तो स्टेज 4, स्टेज 5 और जो डायलिसिस पेशेंट है उसमें यूरिया या यूरीमिया के कारण से भी एक न्यूरोपैथी एड ऑन होती है, तो ये और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, फास्ट प्रोग्रेसिव हो जाती है। और इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सीकेडी है, डायबिटीज़ भी है, तो अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छे से करेंगे तो आपकी दोनों चीज़ें ठीक रहेंगी, न्यूरोपैथी भी नहीं डेवलप होगा, सीकेडी भी डेवलप नहीं होगा और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं डेवलप होंगे। न्यूरोपैथिक पेन का मैं और जिक्र करूंगी डॉक्टर जितेंद्र, लेकिन क्योंकि आप डायलिसिस के जानकार हैं तो मैं आपसे जरूर ये समझना चाह रही हूँ कि डायलिसिस के बाद मरीजों को अक्सर कमजोरी इतनी ज्यादा क्यों महसूस होती है जिसकी वो शिकायत करते हैं? देखिए, डायलिसिस को अभी समाज ने अपनाया नहीं है क्योंकि किडनी फेलियर को लेके एक टैबू बना हुआ है, और आए दिन आप यूट्यूब पे देखेंगे कि कोई ना कोई डायलिसिस को लेकर डरा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि ऐसे लोग जिनके दोनों गुर्दे एकदम फेल हो गए हैं,
वो अन्यथा मर जाते। उनके लिए डायलिसिस का केंद्र एक मंदिर के समान है जहां जीवन लाभ मिलता है, और दोनों किडनी फेलियर के बावजूद डायलिसिस के कारण वो नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। एक अच्छे ढंग से किया गया डायलिसिस एक अच्छे मरीज में कमजोरी पैदा नहीं करता। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि डायलिसिस के मरीज डायलिसिस को अवॉइड करते रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में 2-3 की जगह 7 दिन में एक बार डायलिसिस कराएंगे। तो जहर का जमाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर उसे तेज़ी से निकालेंगे तो कुछ लोगों को कमजोरी का एहसास होगा। डायलिसिस में 2 किलो से ज़्यादा पानी नहीं निकालना चाहिए आम तौर पे, लेकिन बहुत लोग इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं और इतना गैप कर देते हैं डायलिसिस में कि वो 3-4 किलो पानी निकालेंगे तो उन्हें फिर कमजोरी आएगी। कुछ लोगों को खून की कमी हो जाती है, जबकि इसका उपाय संभव है। अगर वो अपना हीमोग्लोबिन कम रखेंगे तो उन्हें कमजोरी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि बहुत लोग डायलिसिस अवॉइड करने के लिए, अभी हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात कर रहे थे, प्रोटीन अत्यधिक कम खाते हैं। वो दाल तक बंद कर देते हैं कि शायद एक डायलिसिस कम हो जाए। डायलिसिस कम तो नहीं होता, वो कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं। बेहतर ये होगा, देखिए ताकत भोजन में है और भोजन में जहर भी है, तो बेहतर होगा कि वो पर्याप्त खाना खाएं और जहर डायलिसिस से निकलवा लें। डॉक्टर आलोक कुमार, क्योंकि हम न्यूरोपैथिक पेन की बात कर रहे हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन के इलाज का अगर मैं मुख्य मकसद आपसे समझना चाहूँ तो वो क्या होता है? जैसे कि बात हुई डायबिटिक न्यूरोपैथी की, इसके प्रमुख लक्षण बताए गए दर्द और पैरों में बेचैनी होना। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो पेशेंट की इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। बहुत से पेशेंट सो नहीं पाते हैं न्यूरोपैथी की वजह से। और आप जानते हैं नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। आजकल हम जानते हैं अगर नींद पूरी नहीं होती है तो आपका वेट बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे इम्प्रूव हो जाती है। तो इसमें हमारे 3 मकसद हैं। पहला मकसद ऑब्वियसली है कि अगर किसी को पेन हो रहा है, हम उस पेन को कम करें, दर्द को कम किया जाए। इसका दूसरा मकसद है कि जैसे कि बात हो रही थी प्रोग्रेशन की, कि न्यूरोपैथी आगे उतनी ना बढ़े। और तीसरा मकसद है, जैसे बात हो रही थी कि न्यूरोपैथी ना हो पाए, प्रिवेंट कैसे करें। हम लोग बात कर रहे थे डायबिटीज कंट्रोल की। तो ये 3 मकसद हैं, लक्षणों को रोकना, इसको जड़ से रोकना, और जो उसकी पैथोजेनेसिस इन्फ्लेमेशन उसको रोकना। हम 3 लेवल पर काम कर सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस सेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।